कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी की रचना किसकी है, इसका नाम लिखना है आपको। साकेत किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? बिहारी सतसई किसकी रचना है? द्विवेदी युग के किसी एक कवि का नाम लिखो और उनकी एक रचना को लिखिए। प्रश्न नंबर 6 कि जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं? ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जीवनी के एक लेखक का नाम लिखिए और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। ऐसी जीवन परिचय से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। जीवन परिचय वगैरह में एक गद्य खंड से आएगा, एक पद्य खंड से आएगा। 3 ऑप्शन होंगे, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। इनमें से आपको कोई एक लिखना होगा। ऐसी पद्य खंड से भी आपके 3 ऑप्शन होंगे, उनमें से भी आपको कोई एक लिखना पड़ेगा। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं बिहारी जी, तुलसी और सूरदास और सुमित्रानंदन पंत। गद्य खंड से एक कोई गद्य खंड आएगा और उसकी व्याख्या पूछेगा, ससंदर्भ इसकी व्याख्या लिखिए। या फिर आपका एक पद्य खंड आएगा, उसका एक ससंदर्भ व्याख्या पूछेगा। प्रश्न नंबर 12 संस्कृत गद्यांश से एक क्वेश्चन संस्कृत गद्यांश आएगा और उसका या तो हिंदी में व्याख्या पूछेगा या अर्थ अनुवाद करने के लिए बोलेगा। ऐसी एक श्लोक आएगा और उसका अनुवाद पूछेगा। फिर कहेगा प्रश्न नंबर 14 में, या कोई एक श्लोक लिखें जो इस पेपर में ना आया हो। तो आपको 1 या 2 श्लोक पहले से याद कर रखने हैं ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना हो। तो 2 लाइन का कोई एक श्लोक याद कर लीजिएगा और उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हास्य रस की परिभाषा लिखिए और उसका उदाहरण सहित लिखिए। तो आप हास्य रस का परिभाषा बता दीजिए कि मतलब किसी व्यक्ति की वेशभूषा या चेष्टा को देखकर जो मन में विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास्य रस कहते हैं। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। और या शोक रस करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। तो यहाँ पे या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा या अथवा करके दे देगा और एक कोई उसने दे रखा है, हे खग ये मधुकर सड़ी तुम देखी सीता मृगनयनी। तो इसमें रस पहचान कर लिखना है और इसका स्थायी भाव लिखिए। तो आप बताइए इसमें कौन सा रस है? इसमें करुण रस है, उसके स्थायी भाव क्या होगा? शोक। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ सकता है आपका कि कोई एक दे देगा कि इसमें अलंकार पहचानिए और उसका लक्षण लिखिए। तो अलंकार एक उसने दे रखा है, सोवत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शहर पर आता परे प्रभात। तो इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें अलंकार प्रयोग हुआ है। तो अलंकार को पहचानिए और उसका लक्षण भी लिख देना है। या अथवा में क्वेश्चन पूछेगा कि उपमा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण से लिखिए। तो आप उपमा अलंकार की परिभाषा लिखेंगे और उसका एक उदाहरण लिखिए। और ये राइटिंग का बहुत ध्यान रखना, आपकी यदि राइटिंग अच्छी है तो एग्जामिनर खुश होकर नंबर देता है। यदि आपका राइटिंग गंदा है तो आपको नंबर कम मिल पाएंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो अब ये जिस तरह से दे रखा है, सोवत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने, इस अलंकार कौन सा होगा? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। यदि आपने नहीं देखी है तो अभी आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, इसको शॉर्ट वीडियोस में पड़ी है। तथा इसका लक्षण भी लिखना। तो लक्षण इसमें मैंने बताया था, जहाँ आपको जनु मनु जैसे शब्द मिल जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा अलंकार की परिभाषा बताई थी आपको कि जहाँ पे सा सी से सम ऐसे शब्द मिल जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अब सोरठा और या रोला छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। सोरठा या रोला छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। सोरठा और रोला छंद की पता ही है कि इनकी सम में कितनी मात्रा होती है, विषम में कितनी मात्रा होती है, और उनका एक एग्जाम्पल लिख के दे देना। किसी का उदाहरण दे देगा, उसमें पूछेगा कौन सा छंद है, इस तरह से भी पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 18, आपके कोर्स में केवल एक ही संधि है, वो है केवल यड़ संधि। तो हो सकता है दे देगा क्वेश्चन कि यड़ संधि की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो यड़ संधि का पता है कि इसका सूत्र होता है इको यड़ची। इसका जो सूत्र होता है वो होता है इको यड़ची। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो इको यड़ची होता है। अब इसमें या फिर हो सकता है इस तरह से कुछ दे दे कि संधि दे देगा इत्यादि और यद्यपि। इसमें कौन सी संधि है? तो आपको इसमें बतानी है कि इसमें जो संधि प्रयोग हुई है वो आपकी यड़ संधि है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित उपसर्ग को पहचानिए, है ना। उपसर्ग का प्रयोग करते हुए कोई शब्द बनाइए। कोई 2 शब्द बनाने के लिए दे देगा। उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी वाक्य के पहले लग जाते हैं,
जो किसी शब्द के पहले लग जाते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं, जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं। उपसर्ग की पहचान यही होती है कि वो शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे अनु शब्द से क्या हो सकता है ना, भुवन लिखना आपको, आ किसी शब्द में लगा दे तो क्या हो जाएगा, परी लगा दे तो क्या हो जाएगा, अनु क्या लगा दे तो क्या हो जाएगा, अनु। ऐसी प्रत्यय का प्रयोग, प्रत्यय हमने आपको बताया जो शब्द के लास्ट में लगते हो। जैसे वट से जैसे बनावट, सजावट, आई से मिठाई, कढ़ाई, है ना, और हट से जैसे चहचहाहट ना, और बहुत सारे होते हैं, कड़वाहट, पन से बचपन, कड़कपन, बहुत सारे होते हैं, इसीलिए इनके एग्जाम्पल लिख ले हैं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताने की कोशिश किया है ये पूरा पेपर। अब आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। कह रहा है कि किन्हीं दो शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। अब ऐसे 4-5 ऑप्शन दे देगा आपको और उसमें बोलेगा कि किन्हीं दो शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो बहुत ही आसान है लिखना, इनके आपको याद ही करने पड़ेंगे, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको लिखा दिए हैं कि आग का, हवा का, और घोड़ा का, और फूल का, ये इम्पोर्टेंट थे इसलिए मैंने उनको लिखा दिया है। और तद्भव, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और इसी तरह से मैं जिस तरह से ये पेपर बनाया हूँ, ठीक इसी तरह से मैं हर एक सब्जेक्ट के पेपर आपको उपलब्ध कराऊंगा, मॉडल पेपर, ताकि आपको पेपर देने से पहले बहुत ही हेल्प मिल सके ना, आपको एक आइडिया लग जाए कि पेपर हमारा कैसा आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में समझते हैं कि तद्भव से तत्सम शब्द बनाने के लिए पूछेगा, है ना। तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो लोग हमने संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और हम लोग आसान भाषा में प्रयोग करने लगे हैं वो अपनी डेली लाइफ में, तो हम वो तद्भव शब्द होते हैं। जैसे कि दही, है ना, दही का अगर हम सही तत्सम देखे जाए तो दधी शब्द होता है संस्कृत भाषा में, और तत्सम शब्द उसका लिखना है। जैसे कि बहू का होता है बधू, आँख का नेत्र, दूध का दधी, दूध का दुग्ध, ठीक है। कान का क्या होता है कर्ण, दही का दधी। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हों उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, और इनके तत्सम शब्द ही लिखने थे। आइए जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। प्रश्न नंबर 20 के बारे में देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है कि हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये प्रश्न तो आना ही आना है, तो आप इसको करके जाइएगा। जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा, इसको हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे, वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है, इसको हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो 100% श्योर है कि यही पेपर आएगा, इतना गारंटी मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 है, संस्कृत की विभक्ति या वचन संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वहाँ पर आपको किसी पर अपने शब्दों में निबंध लिखना होगा। जैसे कोरोना एक महामारी, भ्रष्टाचार, यानी जो निबंध लिखना है उसे अपने शब्दों में लिखिए, है ना। उसमें आपको टॉपिक दे देगा और तथ्य दे देगा किस किस तथ्य पे लिखना है। प्रश्न नंबर 25 आपका ये है, जो तुमुल खंड काव्य है उसमें मेघनाद और लक्ष्मण के बारे में जो संवाद है उससे वर्णन के बेस पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इस तुमुल खंड काव्य को जरूर पढ़ लीजिए, आपकी कॉपी या मॉडल में दे रखा होगा, उसको पढ़ लेना, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये 25 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे।